नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद। इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे कि एसएससी जीडी 2025 में जो वैकेंसी आई है उसका क्या नोटिस है, कितना वैकेंसी है, क्या उसमें एज चाहिए और क्वालिफिकेशन कितना मांगता है, वो सारा चीज़ डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये नोटिस है, ये आप देख सकते हैं ये नोटिस दिया गया है एसएससी जीडी के माध्यम से, ये नोटिस दिया गया है। तो नोटिस आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप नोटिस के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसके बाद आगे यहाँ देख सकते हैं कि नोटिस के अलावा यहाँ आपको डेट दिया गया है। यहाँ आप किस से किस डेट तक भर सकते हैं, यहाँ पे आपको डेट दिया गया है। जैसे 1/12/2025 से आप 31/12/2025 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने का डेट दिया गया है 1/12/2025 से 31/12/2025 तक। इस डेट तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। अब आपको आप दिखाते हैं वैकेंसीज के बारे में कि कितना वैकेंसीज दिया गया है। तो वैकेंसीज में आप देख सकते हैं, यहाँ वैकेंसीज में उससे पहले आप पे स्केल देख सकते हैं कि पे लेवल 3 कितना दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल, पे लेवल 3 21,700 टू 69,100, यहाँ तक इतना तक दिया गया है पे स्केल। अब फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप वैकेंसी का सारा डिटेल्स दिया गया है। बीएसएफ में कितना वैकेंसीज है, बीएसएफ में टोटल 524 है। बीएसएफ में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 524 है। ये मेल की बात कर रहे हैं। बीएसएफ में 524, सीआईएसएफ में 13,135, सीआरपीएफ में 5366, एसएसबी में 1764, आईटीबीपी में 1099 और असम राइफल्स में आपको 1556 वैकेंसी दिया गया है। और फीमेल की बात करें तो बीएसएफ में 616 और सीआईएसएफ में 14,595, सीआरपीएफ में 5490, एसएसबी में 1764, आईटीबीपी में 1293 और असम राइफल्स में 1706। ये टोटल वैकेंसी दिया गया है। इसमें कैटेगरीज वाइज अलग अलग दिया गया है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको टोटल करके दिया गया है। एसएसएफ भी वैकेंसी दिया गया है। एसएसएफ जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। एसएसएफ में देखिए यहाँ पे टोटल 23 पोस्ट दिया गया है और फीमेल में भी 23 पोस्ट दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं आप टोटल यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे दिया गया पूरा टोटल 25,487 करके दिया गया है। मतलब ओवर और टोटल जो है इतना वैकेंसी दिया गया है 25,487 की। चलिए अब फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एज के बारे में, आप किस एज में हैं और कितना एज तक आप भर सकते हैं इस वैकेंसीज को। तो एज में देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया गया है एज लिमिट। एज लिमिट में आप देख सकते हैं 1/1/2026, जैसे कि आप 1/1/2026 इस डेट तक आप जो है 18 से 23 के बीच आते हैं। यहाँ देखिए 18 to 23 years एज ऑन 1/1/2026। तो 1/1/2026 तक आप 18 से 23 के बीच आते हैं तो आप वैकेंसीज इस वैकेंसी के लिए अवेलेबल हैं। या फिर आप 1/1/2008 में आपका जन्म तिथि है तो भी आप इसके वैकेंसी के लिए अवेलेबल हैं, इसमें भर सकते हैं आप। जैसे कि कुछ कैटेगरी को छूट दिया जा सकता है। जैसे अगर आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 साल का एज लिमिट मिलेगा। जैसे इस वैकेंसी में 18 से 23 के बीच दिया गया है एज लिमिट 18 से 23 के बीच। वहीं आप अगर SC/ST में आते हैं आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 23 से 5 साल छूट मिलेगा। तो 28 तक आप SSC GD के लिए भर सकते हैं। अगर आप OBC में आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो भी आपको 3 साल का छूट मिलेगा। इस तरह से वैकेंसीज में आपको एज लिमिट दिया गया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। आपको आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप कितने क्लास तक पढ़े हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए चलते हैं हम। अब क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका दिया गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1/1/2016। यानी
1/1/2026 इससे पहले तक आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप कम से कम 10 क्लास 10th क्लास आपको पास होना जरूरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब आप देखते हैं फीस के बारे में। फीस कितना रखा गया है, तो बहुत ही मिनिमम फीस रखा गया है। इसके लिए बहुत ही मिनिमम फीस रखा गया है। तो फीस कितना रखा गया है, तो आप देखते हैं अब यहाँ पे फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आप में यहाँ पर फी पेबल 100 रुपीज 100 वनली, यानी कि 100 रुपया आपको मात्र देना है इस फॉर्म को भरने के लिए। वनली 100 रुपया आपको देना है। चलिए फीस के बारे में देख लिए। अब आप देखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए फॉर्म भर चुके हैं, तो आपका सेंटर कहाँ देगा, तो आप कहाँ सेंटर देंगे। ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लीजिए बिहार से फॉर्म भरते हैं तो आपको पोस्ट के लिए हैदराबाद जाना पड़े एग्जाम देने के लिए, या फिर कहीं और जाना पड़े। तो इसके लिए आप यहाँ पर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे आप बिहार का कैंडिडेट है, बिहार और यूपी के कैंडिडेट हैं, तो आपको ये सारा ऑप्शन चूज करने को मिलता है कि आप बिहार और यूपी के कैंडिडेट हैं, तो आप इन सभी सेंटर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीफर दिया जाता है, पहला नंबर पे आप कौन सा दे सकते हैं, दूसरा नंबर पे कौन सा देना चाहते हैं, और तीसरा नंबर पे जैसे बिहार के में है, जैसे भागलपुर आप दे सकते हैं, मुजफ्फरपुर दे सकते हैं, पटना दे सकते हैं, आगरा दे सकते हैं। अगर यूपी से हैं तो आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, या फिर बिहार में है तो गया। तो इस तरह से आप सभी पोस्ट के लिए, जैसे ये बिहार और यूपी के लिए हुआ, ये हुआ बिहार और यूपी के लिए, उसी तरह आप नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप ईस्टर्न रीजन, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल का भी इस तरह से सेंटर दिया गया। हर एक स्टेट के लिए यहाँ पर कुछ सेंटर दिया गया। आप अपने स्टेट का अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप किस स्टेट से हैं और आपका नजदीकी सेंटर कौन सा है। तो इस तरह से आप सेंटर को चूज कर सकते हैं। चलिए सेंटर की बात होगी। अब आप मान लीजिए 10th क्लास पास हैं, तो कुछ और क्राइटेरिया होता है जो आपको एसएससी जीडी की वैकेंसी के लिए अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको इस क्राइटेरिया को भी फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपकी हाइट जरूरी है। आप कितने हाइट है आपका, तो आप एलिजिबल है। तो हाइट भी जरूरी है। तो चलिए इसके बाद हाइट देखते हैं। हाइट और आपका रनिंग, जैसे आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी इसको बोलते हैं, जैसे पीईटी बोलते हैं, तो पीईटी में आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें आपको देखिए, जैसे अगर मेल है तो आपको 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट के अंदर आपको फिनिशिंग करना होगा। जैसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका रनिंग होगा। अगर आप एग्जाम के बाद पास होते हैं तो रनिंग होगा। रनिंग में आप अगर मेल है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको फिनिशिंग करना होगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको 8 मिनट 8.5 मिनट यानी कि 8.5 मिनट में आपको फिनिशिंग करना होगा। ये दिया गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। वहीं आप अगर देख सकते हैं, आप फॉर कैंडिडेट लद्दाख रीजन, अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि मतलब 1600 मीटर का रनिंग आपको 7 मिनट में फिनिशिंग करना होगा, और अगर फीमेल है तो 800 मीटर का रनिंग 5 मिनट में फिनिशिंग करना होगा। ये लद्दाख के कैंडिडेट के लिए दिया गया है। चलिए अब फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अगर आप ये सारा चीज जैसे एग्जाम पास कर लेते हैं, आपका मेरिट में नाम भी आ जाता है, और आप रनिंग वगैरह सब कुछ पास कर लेते हैं, ये सारा आप सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए। रनिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट भी जरूरी है। तो उससे पहले एक चीज जैसे छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो आपका हाइट और चेस्ट के बारे में। चलिए हाइट और चेस्ट के बारे में भी हम देख लेते हैं, कितना हाइट चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसको पीएसटी बोला जाता है। तो पीएसटी के लिए आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। जैसे आप
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी हाइट, अगर मेल है तो आपको कम से कम 170 cm हाइट आपकी होनी चाहिए। इससे अगर कम हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वही फीमेल है तो आपको 157 cm, कम से कम इतना आपका हाइट होना चाहिए, ये जरूरी है आपके लिए। वहीं आप देख सकते हैं चेस्ट के बारे में। चेस्ट में देख सकते हैं अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर अनएक्सपेंडेड, यानी कि अगर आप छाती को बिना फुलाए बिना हवा भरे आपका सीना छाती जो है कम से कम 80 cm का होना चाहिए, और आप कम से कम 5 cm हवा भर के फुला के 5 cm आपका बढ़ोतरी होना चाहिए। ये जरूरी है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल का छाती नहीं लिया जाता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह से वेट भी लिया जाता है, वेट मायने नहीं रखता है, ये फीमेल के लिए थोड़ा सा मायने रखता है, वो जरूरी नहीं है, वेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या होना चाहिए, तो सब कुछ आप क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट की बारी आती है। तो डॉक्यूमेंट में कंडीशन दिया गया एट द टाइम ऑफ डीएमई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या मेडिकल के टाइम यहाँ पर दिया हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। ये डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जैसे मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका एज, नाम और क्वालिफिकेशन प्रूव करने के लिए, ये सभी प्रूव करने के लिए आपको ये मैट्रिक या फिर आप जहां तक पढ़े हैं उनका सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। दूसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका आवासीय निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आप परमानेंट भी दे सकते हैं, परमानेंट ही ज्यादातर यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद अगर आप एनसीसी किए हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एलिजिबल सबके लिए लागू नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कुछ कंडीशन में कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, इफ एज एप्लीकेबल, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, जिससे जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो। तो उसी तरह कोई भी सर्टिफिकेट कम से कम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कम से कम एसडीओ लेवल तक का होना चाहिए। ये हर हाल में आप सीओ लेवल तक का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो आपका अमान्य कर दिया जाता है। उसके लिए साथ में आपको एनेक्सर की आवश्यकता होती है। ये कम से कम आपको एसडीओ लेवल तक का सर्टिफिकेट बनाना जरूरी होता है किसी भी तरह का पोस्ट के लिए। वहीं आप अगर एनसीएल वगैरह में आते हैं, जैसे नॉन क्रीमी लेयर, तो एनसीएल के लिए उसमें आपको सेंटर लेवल यानी कि भारत सरकार द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप एनसीएल के कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और ये सारा सर्टिफिकेट जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन अब तक जितनी बार भी एग्जाम हुआ है तो वो सारा सर्टिफिकेट आपको मिनिमम जब से पोस्ट है उससे 1 साल पहले तक का होना चाहिए। ये जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।